नीट 2025 एक महीने से भी कम बचा हुआ है। एंड जो एस्पिरेंट्स को भी सबसे ज्यादा जो दिक्कत दे रहा है जो सब्जेक्ट में, वो है फिजिक्स। मुझे आज भी कई सारे मैसेज आते हैं, पूछते हैं वो लोग कि भैया बायो और केमिस्ट्री तो अच्छे से जा रहा है, लेकिन फिजिक्स में मार्क्स अटक गया है। चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरे मार्क्स इंक्रीज हो ही नहीं रहे। वो 50, 60, 70 ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं, फिजिक्स में मार्क्स बढ़ नहीं रहे। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो लोग फिजिक्स को पढ़ना ही छोड़ दे रहे। एंड ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारे बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, तुमने फुल स्कोर कर दिया बायो में, केमिस्ट्री में फुल स्कोर कर दिया, लेकिन एक बात तुम्हें ध्यान में रखना है, अगर तुम्हारे फिजिक्स में लेस देन 100 मार्क्स आ गए ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। तुम किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके, जो मैं बताऊंगा ना, तुम उसमें फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगा कि यार तुम जीरो पे हो, इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हारे एक महीने के अंदर जो है फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल, ये तुम्हें भी पता है। लेकिन मैं कुछ ऐसे सिंपल चीजें बताऊंगा जो कि मैंने खुद अप्लाई किया था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो तुम्हारे भी 150 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। फिजिक्स मेरा भी वीक सब्जेक्ट था। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था ना, मुझे 32 मार्क्स आया था फिजिक्स में। तो तुम सोच सकते हो मुझे फिजिक्स का पी भी नहीं आता था। वहां से लेकर मेरे लास्ट ईयर जो मार्क्स आए थे वो था 175, और वो भी एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो भी जस्ट बिकॉज पुराने एनसीईआरटी में डेटा गलत दिया हुआ था। तो मुझे पता है कि लास्ट के एक महीने में तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो तुम अगर इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो ना, लास्ट के एक महीने में 150 प्लस मार्क्स तुम्हारे जरूर आएंगे ही। बस इस वीडियो को अच्छे से देखो, और जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उनको एकदम अच्छे से फॉलो करना है तुम्हें। सो इस वीडियो में मैं जो मेन चीजें तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो है पहला कि सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स चैप्टर। दूसरा, मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा नोट्स एंड रिवीजन का स्मार्ट स्ट्रेटेजी। तीसरा, कि मॉक टेस्ट में तुम्हें कैसे, किस तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए कि तुम्हारा अच्छा इंप्रूवमेंट दिखे, पर्टिकुलरली फिजिक्स में। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि तुम्हें सिली मिस्टेक किस तरीके से रिड्यूस करना है। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि चैप्टर प्रायोरिटाइजेशन। अभी देखो, लास्ट एक महीने बचे हुए, तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये तुम्हें भी पता है, और तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो तुम हर एक चैप्टर पे इक्वल फोकस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि फिजिक्स में जो है ना, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं वहां से। फिर ऐसे भी कुछ चैप्टर है कि जो कि बहुत ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर, लाइक रोटेशन। तुम्हें उस चैप्टर को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन वहां से कितने आते हैं? 2 से 3। लेकिन वहीं पे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, भाई उस चैप्टर को पढ़ने में मिनिमम, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम 1 घंटा और मैक्सिमम 2 घंटे टाइम लगते हैं। लेकिन वहां से क्वेश्चन कितने आते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन हर साल। तो तुम्हें उन 4 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना होगा जिनका वेटेज हाई है, और जो तुम्हें जल्दी से जल्दी तुम पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं जो है तुम्हें कुछ चैप्टर्स का नाम बता रहा हूं, उन चैप्टर्स को तुम्हें अच्छे से फोकस करना है। तो स्क्रीन की साइड में मैं तुम्हें कुछ चैप्टर्स डिस्प्ले कर रहा हूं। इन सभी चैप्टर्स को तुम्हें जो है अच्छे से करके जाना है, कि ये तुम्हारा हाई वेटेज चैप्टर है, और इन चैप्टर्स को करने में तुम्हें टाइम भी कम लगता है। सबसे पहला चैप्टर जैसे आता है मॉडर्न फिजिक्स। तो देखो, तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कई सारे जो चीजें हैं वो तुम्हें भी पता है कि वो केमिस्ट्री के अंदर भी आता है ना। केमिस्ट्री के अंदर जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर भी आता है। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से हर साल तुम्हें 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर बहुत इजी भी होता है, क्योंकि ये सिर्फ जो है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होता है। मेनली इसमें तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से करना है, और जो जितने भी टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखेंगे, वो पीवाई को तुम अच्छे से कर लोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। सेकेंड आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर साल 4 क्वेश्चन इसमें से आता है। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा लॉजिक गेट का ले ही लो, बाकी 3 तुम्हारा ट्रांजिस्टर, ये सबसे तुम्हारा हर साल क्वेश्चन आता ही है। फिर आता है तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही कम टाइम लगता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे लगेगा, और इसमें 4 क्वेश्चन तुम्हें हर साल यहाँ से इस चैप्टर से मिल जाएगा। और ये चैप्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इस चैप्टर का जो डायमेंशन एनालिसिस है, इसको यूज करके तुम बाकी के चैप्टर के आंसर भी निकाल सकते हो। इस चीज को मैंने अपने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस भी किया था। चौथा चैप्टर आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स और कैपेसिटर, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैट्स पोटेंशियल वाला पार्ट और कैपेसिटर वो दोनों भी आता है। फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन वहां से 3 क्वेश्चंस मिनिमम भाई तुम्हारा आने वाला है, वो फिक्स है। तो तुम्हें 5वें में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी रखता हूँ। फिर आता है तुम्हारा क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन। फिर चौथे में आता है ईएमएफ्स। ईएमएफ्स तो भाई बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन हर साल फिक्स है भाई, यहाँ से आना ही इस चैप्टर में से। फिर आता है क्लास 11 का ही एसएचएम एंड साउंड वेव, वो तुम्हें अच्छे से कर लेना है। फिर आता है ग्रेविटेशन।
अब अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स को अच्छे से कर लेते हो ना भाई, तो तुम्हारा ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, ये बिल्कुल ही इजी हो जाएगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन के। और जो लास्ट चैप्टर मैं तुम्हें बताऊंगा अल्टरनेटिंग करंट, एसी। एसी से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आएंगे ही, और ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इजी होता है। तो तुम्हें ये जो है ना 8 चैप्टर, जो तो मैंने 8 से 10 चैप्टर बताए, इन चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। तुम्हारे साथ मैंने डिस्कस कर लिया कि तुम्हें किस तरीके से कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहिए, हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन सा है। अब मैं जो तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ है नोट्स एंड रिवीजन स्ट्रेटेजी, कि तुम्हें किस तरीके से इस लास्ट के डेज में रिवीजन करना चाहिए। देखो, एक चीज तुम्हें फिजिक्स के अंदर ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बायो और केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि तुम भाई थ्योरी चाटते गए, थ्योरी बस करते गए और तुम्हारा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तुम्हारा जो है फिजिक्स में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू थ्योरी। प्रैक्टिस तुम्हें ज्यादा करना है, थ्योरी तुम्हें कम करना है। अब जैसे तुम्हारे पास तुम्हारे कोचिंग के टीचर्स के नोट्स होंगे जो कि तुमने क्लास में बनाए होंगे, और तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो तुम अपने टीचर्स के पीडीएफ को भी यूज कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, अभी रिवीजन किस तरीके करना है तो मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कोई भी फिजिक्स का क्लास होता है ना, तो मेनली उसमें जो तुम्हारा थ्योरी का पोर्शन होता है वो 30 मिनट से 45 मिनट्स का ही होता है, और बाकी का जो टाइम है टीचर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा होता है। तो तुम्हें अभी नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हें अच्छे से बिल्कुल थ्योरी को कर लेना है। थ्योरी इन द सेंस जितने भी फॉर्मूले हैं वो तुम्हें अच्छे से कर लेना है, क्योंकि तुम्हें नीट में जो ना फॉर्मूले ही करने, तुम्हें फॉर्मूले याद करके ही जाने। अगर तो कोई तुम्हें बोल रहा है ना भाई कि फॉर्मूला याद नहीं करना, बस तुम कंसेप्ट देख के चला तुम्हारा फिजिक्स हो गया, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। नीट जो है तुम्हें 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, ऐसा गेम है भाई। तुम 1 मिनट के अंदर तुम्हें 1 क्वेश्चन करने हैं, तुम वहां पे कंसेप्ट नहीं लगा सकते। बाजू वाला जो तुम्हारा फॉर्मूला रट के आएगा वो तुम्हारा आंसर निकाल के निकल जाएगा भाई। तो तुम्हें फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। अब इसके लिए तुम्हें अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ना है और रिवीजन चालू कर देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और डेली तुम्हें 2 से 3 चैप्टर्स को करना है। अब तुम उसमें क्या कर सकते हो, एक दिन एक हार्ड चैप्टर, एक इजी चैप्टर ले सकते हो। जैसे एक दिन तुमने रोटेशन ले लिया और एक दिन तुमने जो उसके साथ यूनिट एंड डायमेंशन ले लिया। या तो तुम एक कर सकते हो, एक जिसमें तुम्हारा थ्योरी एक ज्यादा है तो तुम वो एक चैप्टर ले लो, या फिर जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है वो एक चैप्टर एक साथ ले लो। 2 से 3 चैप्टर्स तुम्हें पर डे करना है, और उसमें तो थ्योरी अच्छे से एकदम कर लेना है कि भाई जितने फॉर्मूले वो तुम्हें से अच्छे से कर लेना। और उसके बाद तुम्हें उस चैप्टर के पीवाईक्यूज को उठाना है। तुम्हें पीवाईक्यूज जैसे कुछ बुक्स होते हैं, तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएंगे, तुम्हें जो है टॉपिक वाइज तुम्हें जो है पीवाईक्यूज मिलेंगे उसमें। तो तुम्हें उस बुक को उठाना है और तुम्हें उस पर्टिकुलर चैप्टर पे चले जाना है और देखना है कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल रोटेशन चैप्टर उठा लो, तो रोटेशन में देखो यार टॉर्क से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। तो तुम्हें देखना है कि टॉर्क से किस टाइप के क्वेश्चन आए। जैसे देखो यार, वो जो क्रॉस प्रोडक्टिव बेस टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस है, ये फॉर्मूले के बेस देखो हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, हर अल्टरनेट ईयर पे एक क्वेश्चन दे देते। तो ये सब देखना है तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चन कौन से फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आता है। रोटेशन में ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस यहां से भी तुम्हारे हर साल क्वेश्चन आता है। तो तुम्हें इन पोर्शंस को अच्छे से करके जाना है, क्योंकि तुम जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना अभी, तुम्हें उतना ज्यादा आइडिया हो जाएगा। जितना ज्यादा तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो, तुम्हें एक अंदाजा हो जाएगा तुम्हें नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आने वाले। तुम्हें अगर बिलीव नहीं होता तो तुम 2023 का पेपर उठाओ, 2024 का पेपर उठाओ, तुम्हें काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न क्वेश्चंस मिलेंगे कि यार 23 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, 24 में भी वो ऐसा ही क्वेश्चन है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तुम अगर पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लेते हो ना, तो तुम्हारा 2025 में भी सिमिलर काइंड के क्वेश्चन मिलेंगे। बस वो लोग कुछ डेटा उटा चेंज कर देंगे, न्यूमेरिकल चेंज कर देंगे, लेकिन तुम्हारा पैटर्न सेम होगा और तुम क्वेश्चन को बिल्कुल कर पाओ। अब तुमने नोट्स कर लिया, रिवीजन कर लिया, एक एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेन आता है तुम्हारा मॉक टेस्ट। अब देखो, तुमने अभी तक पीवाईक्यूज किया है, तो तुम्हें अब जो है नए क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि तुम रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हारा अगर नीट में ना नए क्वेश्चन आ गए तो तुम वहां पे गलती कर दोगे। और ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो कि पीवाईक्यूज रट लेते हैं और सोचते हैं कि यार नीट में जाऊंगा और सारे पीवाईक्यूज आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तुम नीट में जब जाओगे ना, तो एग्जाम प्रेशर में तुम वही क्वेश्चन गलत करके आओगे जो तुमने रूम में बैठ के जो तुमने सही किया था। इसलिए तुम्हारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है मॉक टेस्ट का। तुम्हें हर दिन या तो हर एक अल्टरनेट डे में एक मॉक टेस्ट तुम्हें देना है। और मॉक टेस्ट किस तरीके से लेना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो इस चैनल के ऊपर बना के रखा है, जाके जरूर चेक करना, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें सिंपल चीजें कुछ बताता हूँ। तुम्हें मॉक टेस्ट देना है और उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद वहां पे क्या गलतियां हो रही है वो नोट डाउन करना है, कौन से सिली मिस्टेक हो रहा है ये करना है। जैसे मैं फिजिक्स में नॉर्मली क्या करता था, मैं सिली मिस्टेक्स बहुत करता था, क्योंकि मैं फिजिक्स में बहुत हड़बड़ी करता था और वहां पे मैं कैलकुलेशन एरर करके चले आता था। तो मेरा टारगेट ये रहता था कि यार फिजिक्स में मैं कुछ भी हो जाए सिली मिस्टेक नहीं करूंगा।
और तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए कि तुम जब पेपर को अटेम्प्ट करोगे और एनालिसिस करोगे, तुम्हारे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस गलती होंगे, तो तुम्हारा टारगेट ये होगा कि यार नेक्स्ट टाइम जब मैं पेपर दूंगा ना और वैसा ही सिमिलर काइंड का क्वेश्चन आ गया ना, तो वो मैं गलत नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पेपर एनालिसिस के बाद उसके सॉल्यूशन को अच्छे से देखो और उसके सॉल्यूशन को देखकर फिर से तुम खुद ट्राई करो। और दूसरी चीज, अगर मान लो तुम्हारा कोई क्वेश्चन सही भी हो गया ना, फिर भी उसका सॉल्यूशन जाकर देखो, तुम्हें एक ऐसा अंदाजा आएगा यार मैंने किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक्चुअल सॉल्यूशन कैसा है। तुम्हें अगर लगता है कि यार एक्चुअल सॉल्यूशन बहुत इजी है, तो उसे भी सीख लो, एग्जाम में तुम्हारा वो बहुत ज्यादा काम आएगा। जब तुम मॉक टेस्ट दोगे, फिर तुम्हें पता चल जाए कि यार तुम्हारे कौन से चैप्टर में रिवीजन भी बाकी है, तो तुम्हें उस चैप्टर का रिवीजन भी अच्छे से कर लेना है। और फिर देखो, तुम जब मॉक टेस्ट दोगे ना, तो तुम्हारे कई सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हर एक चैप्टर से तुम्हें मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स के अंदर तुम मान लो डेली तुम्हारे 45 क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, अगर तुम डेली अगर मॉक टेस्ट देते हो या फिर अल्टरनेट डेज में भी देते हो, सो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे कौन कौन से पोर्शन अभी भी वीक है और तुम्हें वो चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। और फिर तुम अगर कोई अच्छे कोचिंग के अगर तुम टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करते हो ना, तो तुम्हें मिलेगा कि तुम्हें नीट एग्जाम में एग्जैक्टली वैसा ही टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला है। तो तुम्हें मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है और मॉक टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उसे रेक्टिफाई करना है। तो फिर आता है यार नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन एग्जाम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं अगर पर्सनली बताऊं ना, तो मैं फिजिक्स को सबसे लास्ट में करता था, क्योंकि अगर मैं फिजिक्स को कभी फर्स्ट में करने आता था तो इतना ज्यादा हड़बड़ी होता था, इतना ज्यादा एक रश होता था दिमाग में कि मैं फिजिक्स में सब गलती कर देता था, आता हुआ क्वेश्चन को भी मैं सिली मिस्टेक करके आता था। तो इसलिए मैं फिजिक्स को लास्ट में करता था और फिजिक्स में सबसे ज्यादा टाइम देता था। फिजिक्स में 45 से 1 घंटे में टाइम देता था, इंक्लूडिंग ओएमआर फील। तो तुम्हें भी वही करना है। फिजिक्स में मेन अप्रोच में क्या रखता था कि यार फिजिक्स में सबसे पहले तो मैं जितने भी इजी क्वेश्चन है उनको कर लेता था। जैसे तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हारे 10 से 15 सेकंड के अंदर तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया कि यार इस क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला लगने वाला है, ये कंसेप्ट लगने वाला है, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले तुम जल्दी जल्दी करो, ठीक है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा ये कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को तुम्हें छोड़ देना। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें तुम्हें फॉर्मूला तो क्लिक कर जाएगा, तुम्हें पता है कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर, ठीक है, लेकिन वहां पे तुम्हें पता लगे यार इसमें तो बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन है, तो उस क्वेश्चंस को भी लास्ट में करना, ठीक है, उसे छोड़ देना। और फिर आता था तुम्हारा असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो यार इनको भी मैं जो लास्ट में करता था, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे को गलती होता था मेरे बहुत ज्यादा। तो तुम्हें इस तरीके से पेपर को अपना अटेम्प्ट करना है और टाइमर लगा के करना है। तुम जब फिजिक्स के पेपर को देना चालू करोगे ना, तो तुम्हें देख लेना है कि हमारे में फिजिक्स में कितने टाइम ले रहा हूँ। तुम्हें ये टारगेट रहना चाहिए मैं 45 मिनट्स में पूरे अपने फिजिक्स के पेपर को कंप्लीट कर लूंगा। और 45 से ज्यादा लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा जो मैक्सिमम 1 घंटा लगना चाहिए फिजिक्स के पेपर को कंप्लीट करने में, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अब आते हैं फाइनल कुछ चीजें जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो आता है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या फिर नहीं। तो फिजिक्स के एनसीईआरटी अगर तुमने पूरे साल पढ़ा भी है ना, तो मैं तुम्हें लास्ट बताऊंगा उसे मत पढ़ो। और तुमने अगर पूरे साल नहीं भी पढ़ा तो भी बिल्कुल टच भी मत करना गलती से भी, क्योंकि लास्ट में तुम्हें फिजिक्स की एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं करना, वो बहुत ही मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें टाइम देना ही है तो तुम बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो, फिजिक्स की छोड़ दो। और कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स जिसकी मैं नाम ले रहा हूँ ना, तुम्हें सिर्फ उसकी ही एनसीईआरटी पढ़ के जाना है। वह तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें से तुम्हारा एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। और बाकी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो तुम अभी मत पढ़ने जाओ, वो तुम्हारा बिल्कुल टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत ही लेंदी और हार्ड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में तुम्हारा दिया हुआ, और वहां से एसर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है। दूसरी चीज ये है कि फिजिक्स जो है ना, वो तुम्हारा स्मार्ट प्रैक्टिस का गेम है। तुम थ्योरी अच्छे से करो और फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और अभी अगर तुम्हारे स्कोर अभी तुम्हारा लो हो रहा है ना, तो उसके लिए अभी टेंशन मत लो, है ना। ये मत सोचो कि यार मेरे लो स्कोर आ रहा है, मैं फिजिक्स को कैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ, है ना, फिजिक्स पढ़ना ही छोड़ दोगे, ऐसा मत करो। फिजिक्स में लो स्कोर आ रहे कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। जो स्टेप्स मैंने अच्छे से बताया है ना, उनको बस अच्छे से फॉलो करो। जो चैप्टर्स मैंने बताया उनको अच्छे से पढ़ लो। तुम्हारे फिजिक्स में धीरे धीरे मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। अभी तुम्हारे मार्क्स अगर तुम्हारे 50-60 आ रहे हैं ना, तो तुम लिख के ले लो, आज से 2-3 हफ्ते बाद तुम्हारा जो है फिजिक्स में मार्क्स 150 प्लस जरूर आएंगे। जो चीजें मैंने बताई ना तुम्हें, और जो चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई ना, ये चीजें मैंने खुद ट्राई किया था और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। जैसे कि मैंने बताया, मेरे फर्स्ट ईयर में 32 मार्क्स थे, मुझे फिजिक्स का कुछ नहीं आता था। वहां से लेकर 175 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में स्कोर करना एक बहुत बड़ा जर्नी था। तो जो चीजें मैंने बताया उनको अच्छे से फॉलो करो। अगर मैं कर सकता हूँ फिजिक्स में अच्छा स्कोर, तो तुम भी कर सकते हो। लास्टली मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही तुम्हें नीट 2025 तक मैं तुम्हें गाइड करने वाला हूँ।
और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उससे रिलेटेड तुम्हें जरूर एक अच्छे से वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो बस अपने मेहनत के ऊपर बिलीव करो, जो जो स्टेप्स मैंने बताया उसको अच्छे से करो, हार्ड वर्क करते रहो, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम्हें फिजिक्स में 150 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता।